नमस्कार, मैं श्रुति ध्यानी सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की ओर से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से शुरू हो रहा है स्वतंत्रता सप्ताह, जो हर वर्ष की तरह इस बार भी 9 अगस्त क्रांति दिवस से लेकर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक देशभक्ति, जागरण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष का ये आयोजन और भी खास है क्योंकि लगातार 22 वर्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुदर्शन व्याख्यान माला, एक ऐसा मंच जहां से राष्ट्रभक्ति की लौ और भी प्रखर होती है। आज के पहले व्याख्यान का विषय है राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, और इस विषय पर अपने विचार रखेंगे राष्ट्र निर्माण के अग्रदूत, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय श्री रामलाल जी। अब मैं आमंत्रित करती हूं सुदर्शन न्यूज़ के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, जो माननीय श्री रामलाल जी का स्वागत करेंगे। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अब मैं निवेदन करती हूं कि डॉक्टर सुरेश चौहान के जी आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। जय श्री राम। सभागार में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, संघ के वरिष्ठतम प्रचारक, संपर्क विभाग के प्रमुख और सुदर्शन के स्थापना से लेकर जिनका मार्गदर्शन रहा है जब वो इस क्षेत्र में प्रांत फिर क्षेत्र प्रचारक थे, देश के जाने माने बुद्धिजीवी है रामलाल जी, और संघ का ये 100वां वर्ष है। तो इस 100वें वर्ष में ही सुदर्शन की ये व्याख्यान माला का 22वां आयोजन होने जा रहा है। तो हमने सोचा कि इस 22वें वर्ष में हम दुनिया के सामने 100 एपिसोड में संघ की 100 वर्षों की यात्रा रखने वाले हैं, जिसका कार्यक्रम सितंबर में आएगा। लेकिन इस व्याख्यान माला का भी उपयोग हम इसमें करें कि राष्ट्र निर्माण में संघ की क्या भूमिका रही, क्योंकि नैरेटिव सेट करने वाले लोगों ने संघ के बारे में कुछ ऐसे झूठ फैलाए हुए हैं जिनका उत्तर इस व्याख्यान माला के द्वारा जाए तो और अच्छा रहेगा। इस व्याख्यान माला की एक और विशेषता है, भारत के टीवी चैनलों पर ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो दर्शक अपने हाथ में जो रिमोट है उससे चैनल को स्किप करते हैं। इसलिए डिबेट में ज़्यादा लोग बिठाए जाते हैं ताकि कोई भी एक व्यक्ति 1 मिनट से ज़्यादा लंबा ना बोले। लेकिन सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला ने 22 वर्षों में अपना एक ऐसा दर्शक वर्ग बनाया हुआ है जो लगातार 60 मिनट तक एक कार्यक्रम को देखता है, और इसलिए इस व्याख्यान माला का लाइव में भी दर्शक होता है, प्लस जो इसका सोशल मीडिया पर कंटेंट होता है। पहले तो हम सीडी बना कर देते थे जो वक्ता आते थे उनको, लेकिन अब तो यूट्यूब का और डिजिटल का ज़माना है, सारे प्लेटफॉर्म पर ये लाइव जा रहा है। लोग उस पर उस समय में भी प्रश्न पूछते हैं, जो हम अभी माननीय रामलाल जी जब प्रश्नोत्तर करेंगे तो हम सोशल मीडिया पर आने वाले लाइव सवाल भी यहाँ पर कुछ लेंगे। तो एक तरीके से कि इंटरेक्शन है और एक ऐसा कंटेंट है जो एक डॉक्यूमेंट की तरह उस विषय का रिसर्च डॉक्यूमेंट बनता है। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए मैं माननीय रामलाल जी को संघ का राष्ट्र निर्माण में योगदान इस मुद्दे पर अपने व्याख्यान के लिए निमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सुरेश जी व सुदर्शन चैनल के माध्यम से इस 7 दिन की श्रृंखला को देख रहे और सुन रहे सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आज क्रांति दिवस के साथ साथ श्रावणी पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है, तो परस्पर स्नेह, सौहार्द, एकता, भाईचारे
वह एक दूसरे की रक्षा और साथ साथ संपूर्ण देश, प्रकृति और सृष्टि की रक्षा का संकल्प हम सब लें और एक बंधन से बंधें कि जो कुछ हम करेंगे वो संपूर्ण सृष्टि के लिए अच्छा होगा। ऐसे इस रक्षाबंधन पर्व के लिए भी आप सबको बधाई। आने वाले भविष्य के जितने पर्व हैं उन सब के लिए भी आप सबको बधाई। इस अवसर पर प्रथम मैं सुदर्शन चैनल के बारे में जरूर आप सबके बारे में बोलना चाहूँगा। जैसा बताया कि पिछले 22 वर्ष से ये चैनल चल रहा है और उसने इस 22 वर्ष की यात्रा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सारे चैनलों की भीड़ में सुदर्शन चैनल अलग दिखाई देता है और केवल चैनल के माध्यम से नहीं, चैनल के माध्यम के अतिरिक्त भी प्रत्यक्ष जनसंवाद, विभिन्न यात्राओं के माध्यम से अनेक समसामयिक व सामाजिक विषयों पर, सांस्कृतिक विषयों पर, राष्ट्रीय विषयों पर जन जागृति का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। और उसी क्रम में ये 7 दिन की श्रृंखला भी है। इतने लंबे समय से 7 दिन की श्रृंखला को चलाना और दर्शकों को 1 घंटे के लिए बांध कर रखना ये सामान्य बात नहीं है। इसका अर्थ है कि उनके दर्शक भी उन्हीं की तरह प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि बिना दर्शकों के चैनल का भी महत्व उतना नहीं रहता। लेकिन दर्शकों की ये प्रतिबद्धता भी सुरेश जी और उनकी पूरी टीम, उनकी कुछ निश्चित विषयों के लिए प्रतिबद्धता है, जो समर्पण है और जो संघर्ष है, शायद उसी का परिणाम है कि एक बहुत लंबी प्रतिबद्ध दर्शकों की श्रृंखला उनके साथ खड़ी हुई है। मैं उनकी पूरी टीम को, उनके साथ साथ उनके प्रतिबद्ध दर्शकों को भी इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज बताया गया कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उस क्रम में वो सितंबर से एक ऐसी श्रृंखला करने वाले हैं जिसमें 100 एपिसोड होंगे। उन्होंने 7 दिन की श्रृंखला का भी उपयोग इसके लिए किया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आपके संबंध, आपको मैं कुछ बताऊं, उससे पूर्व थोड़ा मुझे लगता है कि संघ जैसे संगठन की इस देश में आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी सबके सामने आना आवश्यक है। देखिए, दुनिया में जितने भी प्रगत देश हैं उनमें से कई देश ऐसे हैं जो 40 के दशक में या तो स्वतंत्र हुए या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संघर्ष में से उभरे, और वो देश आज प्रगत देशों की श्रेणी में है। भारत भी 1947 में आजाद हुआ। भारत प्राचीन देश है, हमको स्वाधीनता 1947 में मिली, लेकिन देश तो बहुत प्राचीन है। लेकिन प्रगति में हम उतना आगे नहीं जा पाए, अभी जा रहे हैं। हमारे देश का युवा भी चाहता है कि भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बने। उस दिशा में समाज भी प्रयत्न कर रहा है, सामाजिक संगठन भी प्रयत्न कर रहे हैं, सरकारें भी प्रयत्न कर रही हैं, तो देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। तो मैं 1-2 छोटे उदाहरण आपके सामने रखता हूं। यानी जिन देशों ने प्रगति की, उन देशों ने अपनी जड़ नहीं छोड़ी, अपनी संस्कृति से वो कटे नहीं, अपने महापुरुषों से कटे नहीं। जो भी उनके आइकॉन थे उन सबको उन्होंने सुरक्षित रखा, संरक्षित रखा, अपने मन में रखा और पूरे देश भर में एक जीवंत रखा। अब एक बार ऐसा कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ जी जापान की यात्रा पर थे, स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उनको फल खाने की इच्छा हुई। संयोग से
फल की कोई अच्छी दुकान वहां दिखी नहीं उनको। अब ट्रेन तो थोड़ी समय के लिए रुकती है, अनायास उनके मुंह से निकल पड़ा, अरे जापान का बड़ा नाम सुना था, जापान बहुत प्रगति देश है, या अच्छे फल तक खाने को नहीं मिलते। दो पैसेंजर वहां खड़े थे, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक पैसेंजर दौड़ कर गया और उसको ध्यान में मालूम था कि वे कहाँ अच्छे फल मिलते हैं, फल ला करके उनको दे दिए। तो 2-3 मिनट का जो भी एक प्रसंग रहा होगा, उन्होंने पैसे देने की इच्छा व्यक्त की, उन्होंने पैसे नहीं दिए। उनका नहीं, कीमत तो देनी पड़ेगी, मेरा आज व्रत है, तो मैं बिना कीमत दिए कुछ फल खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, व्रत का पुण्य मुझे पूरा नहीं मिलेगा। तो उस पैसेंजर ने ऐसा बोलते, उस पैसेंजर ने उनसे कहा कि यदि आप इन फलों की कुछ कीमत देना ही चाहते हैं तो इनकी कीमत इतना ही है, जब आप अपने देश में जाएं तो किसी से ये मत कहिए जापान ऐसा देश था जहाँ अच्छे फल खाने को नहीं मिले। मेरे देश की बुराई मत करिए। अब जिस देश में सामान्य नागरिक ऐसा होता है वो देश प्रगति करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में चीनी कम पड़ गई, तो जिनके घर में चीनी ज्यादा थी उन्होंने चीनी दुकानों को दे दी, जिनकी जरूरी है उनको ले लो। और भी कई देशों के अनेक उदाहरण हैं, उदाहरण देने लगेंगे तो शायद पूरा 1 घंटा इसी में लग जाएगा। तो जब किसी देश के सामान्य नागरिक में देशभक्ति होती है, सामान्य नागरिक में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान होता है, अपने पूर्वजों का स्वाभिमान होता है, स्वयं का बोध होता है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारी पूंजी क्या है, तब वो देश उन सबका ठीक सदुपयोग करके आगे बढ़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन में भी ऐसे उदाहरण आते हैं। कई देशों में नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी उनका भाषण सुनने से इनकार कर दिया लोगों ने। उन्हें आश्चर्य हुआ, दुनिया में मेरी तो बड़ी प्रसिद्धि है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हैं तो गुलाम देश के नागरिक। गुलाम देश के नागरिक से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी समझ में आया स्वाधीन देश और गुलाम देश के नागरिक का क्या अंतर होता है। तो ये जो जागृति है, ये जागृति जब होती है तब देश प्रगति करते हैं। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, अब वो तिलक जी से बड़े प्रभावित थे, बाद में स्वतंत्र आंदोलन में रहे, गांधी जी और बाकी सब लोगों के साथ उन्होंने काम किया, क्रांतिकारियों के साथ भी उन्होंने काम किया। वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने गए। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र से वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने देखा इतनी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की शिकागो के भाषण में, लौट कर आए तो चेन्नई में वो मिट्टी में लेट गए। जब उनसे पूछा कि स्वामी जी ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले नहीं, मैं इतने दिन विदेश में रहकर आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छी बातें भी होती है, लेकिन वहाँ के कुछ दोष भी हो सकता है मेरे शरीर को लग गए होंगे, इसलिए मैं अपनी भारत माता की रज में उनको अपने शरीर को पवित्र कर रहा हूँ। लेट गए वो समुद्र के किनारे, लोटपोट हो गए, इतना बड़ा आदमी। तो ऐसे अनेक चरित्र भी डॉक्टर हेडगेवार जी ने पढ़े, देखे, अध्ययन किया सारा। उसमें से उनको लगा कि सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद भारतवर्ष क्यों गुलाम हुआ होगा। जो थोड़ा विश्लेषक बुद्धि भी थी डॉक्टर हेडगेवार जी के, वो मनुष्यों के डॉक्टर तो थे ही, डॉक्टर ही उन्होंने पास किए, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने विश्लेषण करने के बाद उनके ध्यान में आया कि भारत में लोगों को आत्मस्मृति हो गई है, हम कौन है, हम क्या है, और एक छोटी छोटी चीज़ों में बट गए, छोटी छोटी इकाइयों में बट गए लोग। वो भाषा की इकाई होगी, प्रांत की होगी, जाति की होगी, वर्गों की होगी, अलग अलग राजा महाराजा थे, उनके अपने अपने उनका वो था, उसमें बट गए थे। मेरा राज्य ठीक रहे, पूरे देश भर की चिंता, जिसको आज की भाषा में हम कह सकते हैं ऑल इंडिया विजन,
एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति, यह भाव नहीं दिखाई देता। तो ऐसा आत्मस्मृत समाज रहा और एक छोटी छोटी आइडेंटिटी में बटा रहा, विभक्त रहा, तो ये देश आजाद भी होगा कि नहीं होगा, और होगा तो फिर गुलाम नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। आज़ादी का संघर्ष तो चल रहा है, क्रांतिकारी भी कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी कर रहे हैं, वो सबके साथ थे। स्वयं 2 बार जेल गए स्वतंत्रता आंदोलन में। कुछ लोग कहते हैं ना स्वतंत्रता आंदोलन में संघ का योगदान किया था, तो डॉक्टर एडगर संघ शुरू करने के पहले भी जेल गए, संघ शुरू करने के बाद भी जेल गए, और भी समय समय पर 42 के मूवमेंट से लेकर सब अनेक समय पर सोमसेक जेलों में गए। संघ अपना प्रचार नहीं करता, इसलिए शायद उतना डॉक्यूमेंटेशन हम भी नहीं रख पाए, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि सोमसेकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसा भाग लिया। वो एकदम आज का विषय नहीं है। तो डॉक्टर एडगर ने एक निष्कर्ष निकाला, जब वो कहीं जाते थे तो लोग कहते थे कि डॉक्टर एडगर बड़े देशभक्त हैं, तो उसमें से उनके मन को लगता था कि भारतवर्ष में कुछ ही लोग देशभक्त हैं, इसलिए परिचय कराना पड़ता है कि ये बड़े देशभक्त हैं। तो उन्हें लगा कि जब तक सामान्य आदमी देशभक्त नहीं होगा, तब तक इस देश के बारे में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने अपने मन में निश्चय किया, अपने मित्रों से चर्चा की, उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व था उनसे भी चर्चा की, जो क्रांतिकारी साथी थे उनसे भी चर्चा की कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो काम आप मुझे बताओगे मैं करता रहूँगा, लेकिन मैं एक बेसिक काम हिंदुस्तान में करना चाहता हूँ। अपनी संस्कृति का स्वाभिमान, अपने देश पर गौरव, राष्ट्र प्रथम की भावना, एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण, लोगों में समाज सेवा की भावना, एक नागरिक अनुशासन, ये गुण निर्माण जब तक नहीं होंगे तब तक ये देश को जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाएगा। तो ये बेसिक गुण निर्माण करने का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया। अब ये कठिन था, और विशेष रूप से हिंदू समाज में तो और कठिन था, क्योंकि वैसे तो हिंदू शब्द राष्ट्रवाचक है। जो लोग कहते हैं हिंदू शब्द बाहर वालों ने दिया, अपने शास्त्रों में भी सिंधु हिंदू ये सब उल्लेख आते हैं, लेकिन कुछ लोग एक चर्चा करते हैं हिंदू शब्द तो बाहर वालों ने दिया। अब बाहर वालों ने दिया तो उन्होंने भी ये कहा सिंधु के पार जो रहते वो हिंदू है, तो सिंधु के पार रहने वाले सभी हिंदू है। लेकिन प्रचलित अर्थों में जिनको हिंदू कहा जाता है, डॉक्टर एडगर जी ने कहा कि प्राचीन काल से वो तो यही रह रहे हैं और उनमें ये कमी सबसे ज्यादा है। इसलिए उन्होंने थोड़ा प्रचलित अर्थ में जिनको हम हिंदू कहते हैं उस पर फोकस किया और उनमें ये गुण निर्माण होने चाहिए इसका प्रयास किया। तो ऐसा प्रयास एक डॉक्टर एडगर जी का एक था। उन्होंने बड़ी सरल मेथोडोलॉजी इसकी बनाई। उन्होंने कहा भाई देखो, एकत्रित होना है, एकजुट होना है, जागृत होना है, संगठित होना है, तो प्रतिदिन बिना स्वार्थ के एकत्रित हो। और जैसे आप घर के लिए काम करते हो, अपने परिवार के लिए काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, दुकान करते हो, खेती करते हो, मजदूरी करते हो, ऐसे देश के लिए मैं कुछ करूंगा, इस भावना से 1 घंटे के लिए इकट्ठे हो। वह कुछ शारीरिक कार्यक्रम करो, बौद्धिक कार्यक्रम करो, देश के बारे में कुछ अच्छी बातों की चर्चा करो। एक बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनाई, एक सरल प्रक्रिया अपनाई, जिस 1 घंटे को संघ में शाखा नाम दिया जाता है। उस 1 घंटे की शाखा में सब लोग एकत्रित होते, घर से आते, बिना स्वार्थ के आते, देश समाज के लिए मुझे कुछ करना है, ये भाव लेकर आते। मन में एक ही इच्छा है। डॉक्टर एडगर ने प्रारंभ से ही कहा नेगेटिव अप्रोच नहीं, पॉजिटिव अप्रोच। हम संगठन किसी के विरोध में नहीं बना रहे, हम समाज में अच्छे गुण निर्माण करने के लिए संगठन का निर्माण कर रहे हैं। तो शुरू से एक पॉजिटिव अप्रोच थी, शुरू से एक निस्वार्थ भाव उन्होंने निर्माण किया और उसके कारण 100 वर्ष की संघ की यात्रा में संघ में कहीं बिखराव नहीं आया। न संघ कहीं टूटा, न संघ कहीं झुका,
ना संघ कहीं मिटा, ना संघ को कोई खरीद पाया, ना संघ बिका। संघ की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं थी। लोग उपेक्षा कहते हैं, मैं कहता हूं उपहास से शुरू हुई। जब संघ शुरू हुआ तो डॉक्टर एडगर का मजाक बनाया लोगों ने। अरे हिंदू समाज में संगठन, देशभक्ति, ये भी हो सकता है क्या? सबके मन में तो मैं और मेरा परिवार था बस। उनका भाई मैंने तो तय किया है, आप साथ दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दो तो अच्छी बात है, मैं तो करूंगा। तो लोग कहते थे कि इतने पढ़े लिखे आदमी होकर के ऐसी मूर्खता की बातें करते। संगठन, और वो भी हिंदू समाज का संगठन। 4 हिंदू भी एक तरफ मुंह करके तब चलते थे जब 5वां उनके कंधे पर होता था, क्रिमेशन के लिए जा रहे हैं तो तब चलते थे। बोले असंभव बात को कैसे संभव करोगे डॉक्टर एडगर तुम? उनका मेरे मन में तो आया, मैं तो करूंगा, आप साथ देते हो तो दो, नहीं देते हो तो कोई बात नहीं। 1925 में संघ शुरू करके 1940 तक उन्होंने संघ को अखिल भारतीय बना दिया, अपने परिश्रम से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से, अपनी जीवटता से। सभी प्रांतों में संघ का काम फैल गया। ये 1940 तक की यात्रा है। और एक बात जो कभी कभी संघ के बारे में जानने की आवश्यकता है, मैंने कहा 100 वर्ष की यात्रा में ये उपहास से लेकर उपेक्षा, विरोध, विश्वास, समर्थन और ये सहयोग तक की जो 100 वर्ष की यात्रा है, आज तो सहयोग की मैं कह सकता हूँ, ये 100 वर्ष की जो यात्रा है, उस यात्रा में प्रारंभ के 15 साल में डॉक्टर एडगर जी ने जो संगठन की नींव तैयार की, उसका बड़ा महत्व है। उन्होंने संगठन को स्वावलंबी बनाया, उन्होंने संगठन को व्यक्तिनिष्ठ नहीं बनाया। क्योंकि वो अखाड़े में जाते थे, व्यायाम करते थे, तो वहाँ एक गुरु परंपरा रहती है। तो लोगों ने कहा डॉक्टर एडगर ही गुरु हैं, उनके नहीं, व्यक्ति तो कभी भी मर सकता है, कभी भी उसमें दुर्गुण भी आ सकते हैं। इसलिए तत्व को प्रतीक बनाएंगे हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, और इसलिए भारतीय संस्कृति का प्रतीक भगवा ध्वज है, हम इसको गुरु रूप में मानेंगे। उन्होंने आर्थिक स्वावलंबन भी रखा, बाहर से पैसा नहीं लेंगे, संघ के सोमसे की साल भर में एक बार ध्वज की पूजा करेंगे, उससे ही संघ का काम चलेगा। इसलिए संघ आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी रहा, संघ कार्यकर्ताओं की दृष्टि से स्वावलंबी रहा, संघ वैचारिक शुद्धता के साथ चला, संघ व्यक्तिनिष्ठ नहीं हुआ। इसलिए आजकल बहुत सारी संस्थाएं, और जहाँ चुनाव होते हैं, बाकी होते हैं, उस संस्थाओं में तो बहुत टुकड़े हो जाते हैं। राजनीतिक दलों में हो जाते हैं 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 6 टुकड़े। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा नहीं हुआ कि RSS H, RSS G, यानी RSS हेडगेवार, RSS गुरु गोलवलकर, RSS D देवरस, ऐसा नहीं हुआ। RSS ही है, 100 वर्ष में RSS ही है। तो उसका एक कारण है निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए एकत्रित होना। यही स्वयंसेवक का मतलब है, स्वयं की प्रेरणा से देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, तोड़ने के लिए नहीं, समाज को जोड़ने के लिए, जो कुछ जोड़ने के लिए हो सकता है वो करना। तो एक राष्ट्र प्रथम की भावना, एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण, एक अपनी संस्कृति पर गौरव। और इसलिए आप देखते होंगे कि आज एक संघ की यूएसपी बनी है। संघ की यूएसपी ये 3 बातों से चलती है। संघ देशभक्त है, संघ अनुशासित है, संघ समाज सेवी है। जो संघ के विरोधी भी है, मैं तो संपर्क विभाग में काम करता हूँ, सब तरह के लोगों से मिलता हूँ, संघ के समर्थक हों चाहे विरोधी हो। तो संघ में हमने ये सीखा है कि लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है, इसलिए हम तो सबसे मिलते हैं। वो भी अंदर कमरे में बैठकर कहते हैं, बाहर नहीं बोलते, बाहर बोलने में उनको समस्या हो सकती है, लेकिन अंदर बैठते नहीं, बाकी सब ठीक है। लेकिन संघ देशभक्त है, अनुशासित है, और संघ समाज से भी है, क्योंकि संघ ने करके दिखाया है। जब जब देश पर आपत्ति आई, कितने प्रकार के युद्ध हुए, बाकी सब हुए, उसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ करके सेना की सहायता की, समाज के साथ मिलकर खड़े रहे। 1962 के युद्ध में स्वयंसेवकों ने जिस ढंग से काम किया, समाज को जागृत करने का, समाज को हिम्मत बढ़ाने का, विशेषकर आसाम अरुणाचल में, उसी का परिणाम था कि 1963 में
नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस की परेड में सोमसेको को आमंत्रित किया। आपने सुना होगा 1965 के युद्ध के समय भी जब ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस को भी सेना के साथ सहायता के लिए भेजना पड़ेगा, तो दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था कौन संभाल सकता है? वो संघ के सोमसेको ने संभाली और बहुत कम समय की ट्रेनिंग दी। अब उसके कोई आंकड़े तो नहीं है लेकिन लोग कहते हैं कि उस समय की ट्रैफिक व्यवस्था सबसे अच्छी थी। तो ये सोमसेको का स्वभाव है। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ तो उस कंपनी से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति का फोन आया कि वहाँ सोमसेको ने बड़ी सेवा की। मैंने कहा भाई साहब, सोमसेको का तो स्वभाव है सेवा करना, जहाँ कठिनाई है वहाँ वो पहुँचते हैं, और कोई कठिनाई हो तो आप ज़रूर बताइए। बाकी वहाँ इतने लोग दिवंगत हुए, उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि है। आपकी कंपनी को भी जो नुकसान हुआ होगा, आपने भी एक अच्छे भाव से सब घोषणाएं की हैं, तो अब लोगों को आश्चर्य होता है। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं रेल दुर्घटना हो जाए, कहीं हवाई जहाज दुर्घटना हो जाए। चरखी दादरी में 2 हवाई जहाज टकराए, दोनों अरब देशों के थे। सबके लिए ताबूत की व्यवस्था करना, बाकी व्यवस्था करना सोमसेको ने किया। मस्जिद में बुला करके वहां के संघ चालक जी का सम्मान किया। हम तो सोच ही नहीं सकते संघ ऐसा करता है। मोरबी में बाढ़ आई तो सुबह 4 बजे सोमसेको भोजन लेके चले गए एक कैंप में। बोले इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? बोले नहीं, आपके रोजे प्रारंभ हो रहे हैं। उस कैंप में सब मुस्लिम थे, तो हमें लगा कि आप बाद में तो खा नहीं पाओगे। तो संघ को कई तरह से लोग कहते हैं संघ इनके एंटी है, संघ इनके एंटी है, संघ इनके एंटी है। संघ किसी के एंटी नहीं है। जो एंटी नेशनल है उनके एंटी है। हाँ, बाकी किसी जाति, वर्ग, भाषा, प्रांत, इसके संघ एंटी नहीं है। अब इसके बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं 2-3 बातें आपको जो संघ के प्रमुख व्यक्तियों ने चर्चा की, क्योंकि आजकल प्रांत, भाषा, वर्ग, जाति, इसके विवाद बहुत खड़े होते हैं। कुछ राजनीतिक कारणों से होते हैं, कुछ एक बड़ी कल्पना ना होने के कारण होते हैं। जैसे कहा छोटी छोटी आइडेंटिटी में बट गया। एक बार परम पूज्य गुरु जी से पूछा भाषा के संदर्भ में, उनका भारत में जन्मी सभी भाषाएं यहाँ की राष्ट्रभाषाएं हैं। जिस भाषा को ज्यादा बोलते हैं, संविधान ने कहा कि भाई वो भाषा एक संपर्क भाषा हो सकती है, लेकिन सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है। क्योंकि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में संघ का योगदान ये विषय रखा है, इसलिए मैं इन बातों का उल्लेख कर रहा हूं। एक बार बेलगाम स्थान है, आप जानते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक, किसी वहां पर विवाद चलता है। पूज्य गुरु जी का एक बार जाना हुआ, पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहा भाई ये एक्सपर्ट लोगों का विषय, बेलगाम महाराष्ट्र में रहकर। नहीं गुरु जी आप बताइए कुछ। उनका भाई ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है कि बेलगाम हिंदुस्तान के बाहर जाए, क्योंकि बेलगाम ऐसी स्थिति में सिचुएशन है, वो कोई सीमा पर नहीं है। लेकिन कभी ऐसा मौका है कि ये प्रश्न आए बेलगाम हिंदुस्तान में रहेगा कि बाहर रहेगा, तो मेरा उत्तर है बेलगाम हिंदुस्तान में रहेगा। अब ये बात छोटी है, ये दृष्टिकोण की बात है। जब पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, बाला साहब देवरस जी का दौरा हुआ, अनुमति नहीं मिली कार्यक्रम के लिए, खतरा था। लेकिन कहा नहीं सभी वर्गों के लोग आएंगे, आप कार्यक्रम की अनुमति दीजिए। उस समय बाला साहब देवरस जी ने एक वाक्य बोला, जिस वाक्य पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, लेकिन उस वाक्य के बाद वहां के एक प्रमुख सिख नेता ने लेख लिखा पांजन में। उन्होंने कहा कि बाला साहब देवरस द्वारा बोला गया ये वाक्य, जब कभी पंजाब में आतंकवाद और शांति का इतिहास लिखा जाएगा तो उनका ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बाला साहब जी ने क्या बोला? पंजाब में हर सिख आतंकवादी नहीं है और हर आतंकवादी सिख नहीं है। ये मानसिकता रखकर पंजाब में सबको रहना चाहिए। बात छोटी है। उन्होंने कहा आपके इस वाक्य ने पंजाब को बचा लिया, पंजाब से पलायन को बचा लिया। पूना में एक ऐसी भाषण श्रृंखला हुई जैसे यहाँ 7 दिन की हो रही है। उस समय पूज्य बाला साहब देवरस ने बोला, ये अनटचेबिलिटी वगैरह को लेकर विषय चलते, उन्होंने कहा
यदि छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में इससे बड़ा कोई और पाप नहीं हो सकता। संघ के बारे में कई प्रश्न उठाते हैं लोग। अब कानून के अनुसार छुआछूत नहीं है, लेकिन आचरण में अभी भी कहीं कहीं दिखती है, वो भी जाना आवश्यक है। एक संघ का दृष्टिकोण क्या है, वाला साहब जी ने एक वाक्य में बता दिया। उडुपी में एक सम्मेलन हुआ साधु संतों का, तो पूज्य गुरु जी के प्रयास से, गोलवलकर जी के प्रयास से वहाँ एक वाक्य बोला गया, हिंदवे सोदरा सर्वे, सभी हिंदू सहोदर भाई है। हिंदू न पतितो भवेत, हिंदू कभी पतित नहीं होता। एक बार मालवीय जी के पास, मदन मोहन मालवीय जी के पास एक माता आई अपने बेटे को लेकर, बोले इसको कुछ वो खिला दिया है उन्होंने, और इसके कारण अब ये हिंदू तो रहा नहीं, अपवित्र हो गया, और ये ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तुलसी पत्र लिया, गंगा जल लिया, उसके मुंह में डाल दिया, बोले जाओ पवित्र हो गया। तो ऐसे ही साधु संतों ने बोला हिंदू सौदा, सभी हिंदू सगे भाई है, तो जाति वर्ग भाषा इसका भेद नहीं आता। तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के क्षेत्र में समय समय पर ऐसे छोटे छोटे वाक्य दिखते होंगे, लेकिन छोटे छोटे वाक्यों का ऐसा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने पूरे देश को मैसेज दिया है। जब संघ छोटा ही था और पहले प्रतिबंध लक्ष्य को था, तो 1952 में 2 करोड़ हस्ताक्षर गौरक्षा के लिए पूरे देशभर से करके दिए। कई बार लोगों को लगता है कि संघ हिंदुत्व संस्कृति इसकी चर्चा करता है केवल। तो इमरजेंसी में जब लोकतंत्र समाप्त हो गया था, तो संघ पर भी पाबंदी लगी। तो उस समय संघ नेतृत्व ने कहा कि देश में लोकतंत्र जीवित रहेगा तो ये देश ठीक चलेगा, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वयंसेवकों को संघर्ष के लिए आगे आना चाहिए। 1.25 लाख लोग इमरजेंसी में जेल गए, उसमें से ऐसा कहते हैं कि 1 लाख लोग संघ के स्वयंसेवक थे केवल, और सत्याग्रह करके गए। पुलिस ने पकड़ लिया ऐसा नहीं है, सत्याग्रह करके जेल गए। जो अंडरग्राउंड थे, माताओं बहनों ने अंडरग्राउंड घरों में छिपा कर रखा कार्यकर्ताओं को, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्वयं जेल नहीं गई होंगी, लेकिन उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न हो, धर्म की रक्षा का प्रश्न हो, समाज सेवा का प्रश्न हो, समाज को दृष्टि देना हो। डॉक्टर एडगर जन्म शताब्दी में नर सेवा नारायण सेवा, कमजोर वर्गों में सेवा करो। पूज्य गुरु जी की जन्म शताब्दी 2006 में हुई, तो सामाजिक सद्भाव बैठक, ठीक है जाति बिरादरी होंगी, लेकिन सभी जाति बिरादरी एक साथ सद्भाव के साथ रहे, अपनी अपनी जाति की कुरीतियों को दूर करें, एक दूसरे की जाति और उनके महापुरुषों का सम्मान करें। और एक बड़ी आइडेंटिटी हिंदुत्व है, बड़ी आइडेंटिटी राष्ट्र है, उसको ध्यान में रखें। जब उस पर आपत्ति आती है तो सब उसको अपने में विलीन कर लें। ऐसी सामाजिक सद्भाव बैठ के हुई, जहां समस्या है वहां जाकर काम करना। इसलिए अनेक स्वयंसेवकों ने, जिसको हम विविध संगठन कहते हैं, एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, ऐसे बनाए। वहाँ समाज में जागृति करना, संगठन करना, समाज की समस्याओं को समझना, निराकरण करना। अब कई बार लगता है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण यानी कोई नीतिगत विषय है क्या, लेकिन जहाँ समस्या है वहाँ समाधान होता है। तो आज बॉर्डर एरिया के 15 किलोमीटर अंदर के सब गांवों में संघ के स्वयंसेवक खेल कूद के कार्यक्रम चलाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाते हैं, शिक्षा के कार्यक्रम चलाते हैं। जो बॉर्डर एरिया में देशभक्त समाज होना चाहिए। स्लम एरिया में जहां लोग पहुंच नहीं पाते, वहां की कठिनाइयों के कारण, वहां जाना चाहिए, समाज के लोगों को जाना चाहिए, धर्माचार्यों को जाना चाहिए, लेकिन शायद जितनी मात्रा में जाना चाहिए वहां की कठिनाइयों को नहीं जा पाते। वह हजारों की संख्या में छोटे छोटे सेवा के काम चलाकर स्वयंसेवक पहुंच रहे। जनजाति क्षेत्र, वहाँ 600 पूरे देश भर में छात्रावास स्वयंसेवक चलाते हैं, जिसमें 300 छात्राएं नॉर्थ ईस्ट के रहती है केवल। एकल विद्यालय के नाम से एक चीज चलती है, मोर देन 1 लाख एकल विद्यालय चलते हैं। कश्मीर घाटी में 800 चलते हैं, नक्सल एरिया में चलते हैं। अब तो नक्सलवाद समाप्त प्राय हो रहा है।
एक बार एक सज्जन ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी समाप्त होने में एक बड़ा कारण संघ के सोमशेख है। तो शांत रहकर, पीछे रहकर, बिना अपना प्रचार किए देश के लिए अच्छा सोचना, देश के लिए अच्छा बोलना, देश के लिए अच्छा करना, ये संघ है। और जब देश में ऐसा समाज रहता है तब फिर ऐसा समाज देश की प्रगति में सहायक होता है। सरकार कोई भी हो सकती है, किसी दल की हो सकती है, किसी प्रांत, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग दल की सरकारें होंगी। केंद्र में पहले भी रही है, आज सरकार है। तो सरकारों को अपना काम करना है, उनको राष्ट्र के लिए अच्छी नीतियां बनानी है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना है, आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना है। लेकिन जब तक उस देश का समाज खड़ा नहीं होता राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, तब तक नीतियां कितनी भी अच्छी बन जाए, उन नीतियों का नीचे के स्तर पर जो कार्यान्वयन होना चाहिए वो तो समाज को करना है। तो ये जो बेसिक काम है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए, समाज का वैसा मानस बनना, जागृत समाज, संगठित समाज, सक्रिय समाज। डॉक्टर एडग्यावाल जी कहते थे ये तीन बातें, ऐसे समाज ये सब समस्याओं का समाधान है, जागृत, संगठित, सक्रिय समाज। और इस काम को उन्होंने किया और समय समय पर अपने सारे नेतृत्व ने एक दिशा देने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी समस्या आती है वहाँ सोमशेख सीना अड़ा के खड़े होते। संघ की एक पहचान बनी है। आंध्र में एक बार तूफान आया तो वहाँ काम करते करते एक सज्जन ने कहा कि मैं आरएसएस की परिभाषा बदलना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा भाई ये तो आपका काम नहीं है, तो संघ की प्रतिनिधि सभा बदलती है, फिर भी सुझाव तो दे ही सकते। उन्होंने सोमशेखों के काम को देख करके कहा आरएसएस मीन्स रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। हाँ, ये हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहने वाला संगठन है। इसका नाम, इसका राष्ट्रीय सोमशेख संघ की जगह ये नामकरण कर दीजिए। अब ये उनका अनुभव था सोमशेखों को देख करके। तो आज जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसी बदलती दुनिया में भारत दुनिया को सुख शांति का संदेश दे सकता है। संघ का शताब्दी वर्ष है, संघ का काम बढ़ाना है। लेकिन आज के पूज्य सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी कहते हैं संघ बड़ा हो ये हमारी बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। संघ ऑटो मोड में आ गया, अपने आप बड़ा होता रहेगा। भारत बड़ा हो। और उन्होंने कहा भारत बड़े होने की एक विशेषता है, दुनिया का कोई देश बड़ा होगा तो उसकी सुख शांति की गारंटी है, भारत बड़ा होगा तो दुनिया की सुख शांति की गारंटी है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम और कहीं नहीं है, विश्व का कल्याण और कहीं नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और कहीं नहीं है। प्रकृति की ओर मातृभाव से देखना, महिलाओं की ओर मातृभाव से देखना, ये और कहीं नहीं है, ये भारत में ही सिखाया गया है। प्रकृति माता है, मातृवत परदारेषु, ये भारत में ही बोला गया है। इसलिए भारत के बड़े होने में दुनिया की सुख शांति है। इसलिए राष्ट्र का पुनर्निर्माण यानी हमें अपने मूल्यों के आधार पर, स्वयं के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर हम दुनिया में जो कुछ अच्छा है उसको लेंगे, अपने देश के लिए उसका उपयोग करेंगे। हमने जब स्वदेशी का आंदोलन चलाया तो कुछ लोगों ने कहा क्या बैलगाड़ी युग में ले जाना चाहते देश को? अरे भाई, अमेरिका में भी अमेरिकन भाई अमेरिकन आंदोलन चल चुका है। अमेरिकन बनो, अमेरिकन खरीदो, ये क्या, ये नेशन फर्स्ट ही तो है ना। तो भारत में हम कहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी की चर्चा करनी पड़ेगी हमको। अभी तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वदेशी की बात बोल रहे हैं, सरसंघचालक जी ने भी पिछले दिनों स्वदेशी की बात बोला। जो कुछ हम स्वदेशी से काम चला सकते हैं वो स्वदेशी ही खरीदेंगे, नहीं चलेगा तो जहां से जो अच्छी चीज मिलेगी उसको लेंगे। आत्मसम्मान के साथ भारत खड़ा हो, इसकी आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय सोमशेख संघ के और बहुत सारे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं 100 वर्ष के, शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष की यात्रा में बहुत सारी चीज़ें आप सबके सामने आएंगी। मैंने कुछ बातों का उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय सोमशेख संघ ने एक बेसिक काम
किया डॉक्टर हेडगेवार जी ने, और अनेक प्रकार के उपास उपेक्षा के बाद भी उन्होंने संकल्प लेकर किया। और आज 100 वर्ष की यात्रा इतनी हुई है, लेह लद्दाख से अंडमान निकोबार तक और अरुणाचल से लेकर कच्छ तक संघ के स्वयंसेवक हैं, और समाज जीवन के हर क्षेत्र में वो समाज को जागृत भी कर रहे हैं, संगठित भी कर रहे हैं, समाज को सक्रिय भी कर रहे हैं, और समाज की समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान का प्रयत्न भी कर रहे हैं। और आज हम कह सकते हैं संघ हैज बिकम ए नेशनल फोर्स। आज एक नेशनल फोर्स बनकर संघ खड़ा है। इसलिए कई बार विरोधियों की आंख की किरकिरी भी बनता है, और जिनको लगता है देश आगे बढ़ना चाहिए उनके लिए संघ एक बहुत अच्छा संगठन भी दिखाई देता है। तो हम बहुत विरोध समर्थन की चिंता नहीं करते, हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। और मैंने कहा कि ये सहयोग तक की यात्रा तक हम पहुंच गए। अब केवल समर्थन नहीं, अनेक लोग हमारे साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। मैं सुदर्शन के भी सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि शताब्दी वर्ष में संघ के इन सब प्रयत्नों को समझकर, और संघ अपने लिए नहीं जी रहा, संघ राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जी रहा है, और राष्ट्र का पुनर्निर्माण यानी दुनिया की सुख शांति की गारंटी के लिए संघ जी रहा है। इस अर्थ में संघ को समझकर संघ के साथ आप जुड़ेंगे तो मेरा भी आज यहाँ आना सार्थक होगा। आप सबको बहुत बहुत पुनः अभिनंदन, धन्यवाद, बधाई। जी, मेरा नाम अजय गौतम। मेरी शरीर की आयु 53 वर्ष और संघ की आयु 40 वर्ष, और करोल बाग में देवनगर